नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के बाद से उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस, इन सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है। अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी को साफ संदेश दिया है कि इस बार बीएमसी चुनाव में मिशन 135 पर इस तरह से काम होना चाहिए कि बीएमसी का मेयर बीजेपी का ही हो। और अमित शाह के इस संदेश के साथ उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार, जिनका अपना पोता रोहित पवार इस वक्त ईडी की रडार पर है, उनकी दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खेमे में इस वक्त बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कहां कहां क्या क्या खलबली मची हुई है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अंजू जी। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। नहीं, अभी 9 तारीख को अगले वर्ष तो जल्दी आ कहेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र में फेस्टिवल मूड ही है। गणेश जी हो गए हैं, गौरी का भी पूजन हो चुका है, महालक्ष्मी माता का पूजन भी हो चुका है, और 9 तारीख तो गणेशोत्सव का ही उल्लास होगा पूरे महाराष्ट्र में अंजू जी। और आप भी उस रंग में रंगे हुए हैं। मैं अक्सर आपके वीडियो देखती हूँ तो आप अपने गांव लातूर की तरफ ही नजर आते हैं आजकल। नहीं, घर में जाना ही पड़ता है। गणेशोत्सव और महालक्ष्मी पूजन हो तो सबको घर में ही जाना पड़ता है, और बप्पा के साथ कुछ संकट भी चले जाए ये प्रार्थना करनी पड़ती है। और ये आसार दिख भी रहे हैं कि बप्पा के साथ विसर्जन के वक्त बप्पा अपने साथ संकटों को भी हमसे दूर ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए मुझे कि बप्पा सबके संकट हरने के लिए ही 10 दिन के लिए धरती पर आते हैं, लेकिन इस दौरान जो संकट उद्धव ठाकरे गुट के सामने है, खासतौर पर अमित शाह की विजिट के बाद से, जो उन्होंने मुंबई का दौरा किया उसके बाद से, उन संकटों का निदान कैसे होगा? बप्पा का नाम ही सुख करता है, दुख हरता है वो। और वो दुखों का हरण करने ही शायद महाराष्ट्र में 10 दिन के लिए आते हैं। बीच में बप्पा के साथ अमित शाह भी महाराष्ट्र में आके गए, और अमित शाह ने जो बात सबके सामने कह दी कि शिवसेना ने ही हमारे साथ धोखा किया था। 2014 में शिवसेना ने ही अलायंस को तोड़ा था, सिर्फ 2 सीटों के बंटवारे के कारण। 2 सीटों पर वो अड़े हुए थे और वो नहीं हो पाया, और शिवसेना 2014 में भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर चली गई थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में भी सहभागी हुई थी। बार बार ये भी कहती थी कि इस्तीफे हमारे जेब में है, इस्तीफे हमारे जेब में है। कभी उनके मंत्रियों ने इस्तीफे बाहर नहीं निकाले। महाविकास आघाड़ी के साथ थी तब कभी इस्तीफे की बात नहीं की, लेकिन सारे मंत्री इस्तीफा देके निकल गए। अब अमित शाह का देखिए, अमित शाह ही क्यों क्यों बात हो रही है। अब तो अमित शाह पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, जो पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट भी थे वो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अमित शाह ही ये सारी बातें जानते हैं कि सच में महाराष्ट्र की राजनीति में काम करने वाले बड़े बड़े दिग्गज नेता कर क्या रहे हैं। वो जानते हैं उद्धव ठाकरे की कमियां क्या है, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। वो जानते हैं शरद पवार के साथ क्या होने हो सकता है। इसलिए अमित शाह का मुंबई में आना एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। आमतौर पे देश के गृह मंत्री अगर किसी राज्य के कैपिटल में जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अमित शाह का आना, और खासकर अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय है, और महाराष्ट्र सहकारिता क्षेत्र का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज है जो कोऑपरेटिव बेस पर चलती है, बहुत सारे जिनिंग प्रेसिंग मिल्स है, सूत कताई करने वाले सूत मिल है, बहुत सारे ऐसे जो ज्यादातर महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बिजनेस ही बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बिजनेस महाराष्ट्र में। और इस सब के ऊपर शरद पवार का एक छत्री अमल है, शरद पवार ही करते हैं। तो बार बार अमित शाह का महाराष्ट्र में आना, ये शरद पवार के लिए भी एक संदेश है कि आप छोड़ दिए नहीं जाओगे, और उद्धव ठाकरे के लिए भी एक संदेश है कि आप दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि इतने तो आसान बात नहीं है मातोश्री के लिए कि सारी बातें
भूल जाए, गिले शिकवे भूल जाए और चलते रहे, आगे चलते रहे। जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं दोनों के द्वारा, शरद पवार और मातोश्री के द्वारा, उन दोनों के लिए ये दिक्कतें बढ़ाने वाला माहौल है। वैसे तो अमित शाह आए थे बप्पा के दर्शन के लिए, लेकिन बप्पा के दर्शन के साथ साथ जो चीजें वो कह कर गए हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शायद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अलग रंग दिखने वाला है। अंजू जी, लेकिन मुझे ये समझाइए कि अमित शाह के दौरे से पहले एनएसए अजीत डोभाल आते हैं मुंबई, मुलाकात करते हैं सीएम एकनाथ शिंदे के साथ। तो अमूमन कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ एनएसए डोभाल मिलने आए हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच की मुलाकात किस मकसद से हुई होगी, और गृह मंत्री की के आने से पहले ये मुलाकात क्या मायने रखती है? अंजू जी, एनएसए क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह से बात करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात तो जरा बाद में सोची जाएगी, क्योंकि हमें उस पर आधिकारिक तौर पर कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं। वैसे तो डोवाल एकनाथ शिंदे के घर मिलने गए थे, वो गणेश के दर्शन के लिए ही गए थे, ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन अजीत डोवाल के एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग के वक्त एक बहुत बड़ा बयान आया था, वो शिवसेना के एक नेता भास्कर जाधव का, और वो बयान गौर करने लायक है। बयान ये था कि क्या जहां जहां अजीत डोवाल जाते हैं उसके बाद वहां पे दंगे शुरू हो जाते हैं। यह आरोप था, बयान नहीं था, अजीत डोवाल पर लगाया गया आरोप था भास्कर जाधव द्वारा। अगर डोवाल एकनाथ शिंदे से मिलते हैं और उसके बाद दंगे होंगे, ऐसा आरोप भास्कर जाधव लगाते हैं, और उसके बावजूद भी अजीत डोवाल जाके एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं दंगों वाली बात डोवाल को पता चली है, और इसीलिए शायद इन्हीं दंगों से निपटने की तैयारी के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ एनएसए मिले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव तो अब नहीं है जल्दी, क्योंकि उसको 2 साल अभी बाकी है, लेकिन जल्द आने वाले चुनाव में मुंबई नगर निगम का चुनाव ही बड़ा महत्वपूर्ण है। मुंबई नगर निगम वो तोता है जिसमें शिवसेना की जान अटकी पड़ी है। वो तोते की मुंडी मरोड़ दो, शिवसेना छटपटाने लगती है। किसी भी हाल में मुंबई अपने पास रखनी है तो अफवाहों का जादू चलाना पड़ेगा, तो दुनिया के सामने बीजेपी ने कैसे अन्याय किया है यह बताना पड़ेगा, साथ ही साथ सहानुभूति बटोरी जा सके इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, या मुंबई में मराठी वर्सेस गैर मराठी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। एक दूसरा, जो मुंबई संवेदनशील मानी जाती है जिसके लिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी मुंबई सेंसिटिव है। अगर ऐसी बातें करके कुछ राजनीतिक लाभ उठाए जा सके, क्या ऐसा करने की साजिश मुंबई में हो रही है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी गृह मंत्रालय है। अपने हाथ में गृह मंत्रालय रख के मुंबई में कोई बड़ी साजिश या बड़ा दंगा करवा के भारतीय जनता पार्टी अपने सर कोई ये नहीं लेगी, कोई आरोप नहीं लेगी, कोई इल्जाम लगाने की चांस नहीं देगी विपक्ष को। अगर ऐसा कुछ मुंबई में होता है तो इसका सीधा असर देवेंद्र फडणवीस पर होता है। बिल्कुल। अगर मुंबई में दंगे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शिंदे के बाद जो शिवसेना है उसकी छवि खराब होने की संभावना है। सीधे तौर पे अगर किसी को नुकसान होगा तो इन दोनों को ही होगा, मतलब शिंदे वाली शिवसेना को होगा और भारतीय जनता पार्टी को होगा। दंगा अगर होता है तो फायदा किसका है। हिंदू मुस्लिम होता है तो मुस्लिम वोट्स का पोलराइजेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएंगे, और हिंदू में भी मराठी गैर मराठी ऐसा मुद्दा किया जा सकता है, तो इसका सबसे फायदा होता दिख रहा है फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी की तरफ।
अब ये अगला सवाल है कि महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होकर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन इसका सीधा फायदा होता है तो शिवसेना के पक्ष में जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई सत्ता वाला पक्ष अपने हाथ में सत्ता रख के कोई बड़ी दंगल मुंबई में करवा सकता है, या उस विचार में भी कोई होगा। फायदा होगा तो शिवसेना का ही होगा अगर कुछ होता है तो। शायद इसीलिए, इसी कारण से अजीत डोभाल जाकर मिले हैं मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। अब ऑफिशियल तौर पे तो यह कहा जाता है कि गणेश दर्शन के लिए गए थे, शायद यही मकसद होगा, लेकिन शिवसेना की तरफ से कोई अहिंसक वारदातों की बात की जाती है तो शक की सुई वहां भी निकल जाती है। तो क्या डोभाल ऑफिशियली किसी घटना के लिए मिले हैं या सच में दर्शन के लिए मिले हैं, वो तो मुख्यमंत्री और डोभाल ही जानते हैं, एनएसए ही जानते हैं। और उन दोनों के बीच की बातचीत भी बड़ी गोपनीय होती है। हम बाकी क्या कर सकते हैं, तो हम तर्क लगा सकते हैं। अगर कोई कुछ न कहता तो डोभाल गणेश दर्शन के लिए गए थे ऐसा कहा जाता। शिवसेना की तरफ से तर्क लगाया गया है कि कुछ विपरीत घटना होने की संभावना है, तो स्वाभाविक तौर से इस विपरीत घटना से जोड़कर जो भी कुछ मन में विचार आते हैं, जो तर्क निर्माण होते हैं, उसका भी यही लगता है कि शायद इसीलिए डोभाल गए होंगे अंजू जी। लेकिन मेरे को ये बताइए कि जैसे मिशन 135 का टारगेट देकर गए हैं अमित शाह बीजेपी के लिए, और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जो मेयर है वो बीजेपी का होना चाहिए बीएमसी में। क्या लगता है आपको, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मंत्र आ गया होगा जिसके बलबूते हम ये कह सकते हैं कि इतने भरोसेमंद नजर आ रहे हैं गृह मंत्री? पिछली बार के अगर फिगर देखे जाए तो बीजेपी ने बहुत अच्छी सीटें पिछले इलेक्शन में जीती थी। मतलब बीजेपी अभी मुंबई में अच्छा अपना काम कर रही है। एक दूसरी बात यह है कि शिवसेना की साख लगातार घटती जा रही। मतलब शिवसेना का जो मुंबई वाला प्यार था, वो मुंबई करो का ही शिवसेना के प्रति प्यार खत्म होता दिखाई दे रहा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि शिवसेना टूटी है। इस बार मुंबई के विधायक भी, मतलब या वो यामिनी जाधव हो या सदा सरवनकर हो, मुंबई के विधायक भी शिवसेना से उद्धव ठाकरे से, माफ कीजिएगा मैं शिवसेना शब्द प्रयोग कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे से दूर होकर शिंदे की तरफ चले गए। मतलब शिवसेना टूट गई है। शिवसेना का टूटना, बीजेपी का दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाना, और साथ ही साथ उत्तर भारतीयों का बीजेपी के तरफ बढ़ता रुझान। मतलब उत्तर भारतीयों के बड़े नेता भी बीजेपी में आ गए हैं, और मराठी अमराठी मुद्दों के कारण उत्तर भारतीय शिवसेना से काफी नाराज भी है। तो उत्तर भारतीयों का मतलब केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां तक कि मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग मुंबई में आते रहते हैं, है अभी मुंबई में। और साथ ही साथ गुजराती फैक्टर को हम अलग नहीं कर सकते। जितना भी शिवसेना ने गुजरात के ऊपर आरोप लगाए हैं या गुजराती व्यक्तियों पर आरोप लगाया है, मतलब आप मोदी के ऊपर इल्जाम लगाते हो, वो गुजरात की शान है। आप अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हो, वो गुजरात का अभिमान है, गुरूर है गुजरात का, उसके ऊपर आरोप लगाते हो। आप अंबानी को टारगेट करते हो, आप अदानी को टारगेट करते हो, समस्त गुजरातियों के साथ भी आप वैसी ही बातें करते हो। साथ ही साथ मुंबई गुजरात को जोड़ने की बात भी करते हो कि ऐसा चल रहा है। ये सारा गुजराती वोट जो है वो सारा का सारा अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाएगा। जितने उत्तर भारतीयों की बात होती है उतनी ही बात गुजरातियों की करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात से आए लोगों के ही व्यवसाय मुंबई में है अंजू जी। और एक बात मैंने शायद पिछली बार आपके साथ बोली थी या नहीं बोली थी पता नहीं है, यहां पंक्चर निकालना हो तो केरलियन लोग होते हैं, मुंबई को दूध सप्लाई करना हो तो बिहारी भैया होते हैं, छोटे मोटे काम करना हो, टैक्सी चलाना हो तो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं, धंधा खड़ा करना है तो गुजराती मारवाड़ी होते हैं। मतलब दूध हो, पंक्चर हो, पूजा पाठ हो या कोई भी चीज हो, हॉस्पिटल भी मारवाड़ियों के हैं।
मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मारवाड़ियों के हैं, जितने भी होटल्स हैं वो मारवाड़ी गुजरातियों के हैं। मुंबई का पूरा आर्थिक भार ही परप्रांतियों के हाथ में है। अगर आपको जन्मदिन मनाना है और केक लेना है तो अयंगार बेकरी से ही लेना पड़ता है, वो भी दक्षिण भारत से ही आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये परप्रांतीय जुड़े हुए हैं और बीजेपी इनके साथ जुड़ी हुई है। शिवसेना से इनका रिश्ता लगभग टूट चुका है। यही एक बीजेपी के हाथ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, मुंबई के किसी भी प्रोजेक्ट को शिवसेना ने विरोध किया है। मेट्रो को विरोध किया है, हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन को विरोध किया है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें लोगों के मन में रहती ही है और यही एक बीजेपी के हाथ में अलादीन का चिराग मिल गया है, जिसके द्वारा वो सोच रहे हैं कि हम मुंबई मनपा पर कब्जा कर सकते हैं। और शायद ये सच भी होगा। अंजू जी, ये बताइए कि एनसीपी के जो चीफ है शरद पवार, उनके तो अब भतीजे, पोते, उनके पोते रोहित पवार जो कि विधायक भी हैं एनसीपी के, वो भी अब ईडी की रडार पर आ चुके हैं। और फिर अभी हाल ही में ये खबरें आई थी कि ईडी ने सिंगापुर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने छानबीन की है और सिंगापुर में एनसीपी चीफ की काफी प्रॉपर्टी भी है। तो क्या गृह मंत्री के इस दौरे के साथ कोई संदेश शरद पवार के लिए छिपा हुआ है? क्योंकि अब तो वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पीएम ही नहीं बनना है। ये पीएम नहीं बनना है वाला मसला तो मुझे बहुत खूब बड़ा प्यारा लगता है। मतलब मैं, अगर आप मुझे पूछेगी कि क्या सुशील जी क्या चल रहा है, मैं आपका जवाब देता हूँ, कुछ नहीं जी, मुझे माधुरी दीक्षित के साथ शादी नहीं करनी है। कब माधुरी ने कब कहा था मुझसे शादी करेगी? माधुरी कह नहीं रही ताकि है। पीएम उनको बना कौन रहा है? वही तो बात है कि कौन बना रहा है इनको, कहाँ कौन बनाएगा इनको पीएम? तो मैं पीएम नहीं बनूंगा, इनका कहना स्वाभाविक है, बनेंगे ही नहीं। जो कांग्रेस को अब तक बोलते आए हैं कि वो उजड़ी हुई हवेली है, वीरान हवेली है, ऐसा वो कांग्रेस के बारे में बोलते आए थे। अजी, कांग्रेस ने उनको यूपीए का अध्यक्ष तक बनने नहीं दिया। अगर कांग्रेस चाहती तो शरद पवार को आगे कर कर नेता विपक्ष बना सकती थी राज्यसभा में। कांग्रेस ने ये भी नहीं किया। और जब ये नेता विपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त, तो कांग्रेस ने इनको सभागृह में बोलने का मौका भी नहीं दिया था। आपको याद है अंजू जी, जब अटल जी की सरकार गिर गई थी, वही बाल योगी के वक्त एक मत के कारण सरकार गिर गई थी, एक मत के कारण गिर गई थी सरकार। तो उस वक्त, उसके बाद जब कांग्रेस का शिष्टमंडल राष्ट्रपति भवन गया था, तो उस शिष्टमंडल में कौन था? क्या शरद पवार थे? शरद पवार शिष्टमंडल में भी नहीं थे। अजी, राष्ट्रपति के पास जाते हुए आपको कांग्रेस राजी नहीं है, आपको नेता विपक्ष बनाने के लिए राजी नहीं है, वो कब प्रधानमंत्री बनाए? आप एक आदमी को बोलते हो कि ये बनेगा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, तो उसको सहमति देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं होती है। कौन बनाएगा आपको प्रधानमंत्री? ये वाली बातें तो मैंने वो जैसे कह दिया ना आपको कि मैं माधुरी दीक्षित के साथ शादी नहीं करूंगा। माधुरी ने कब कहा था सुशील तेरे साथ शादी करूंगी? उसको पता भी है मैं हूं या नहीं हूं। इस नाम का कोई शख्स शहर में, पूरी दुनिया में है भी नहीं, उसको ये पता भी नहीं होगा बेचारी। लेकिन मैं ही कह रहा हूं, मैं ही अपने मन की फेंक रहा हूं। अब मेरे जमाने में माधुरी थी, इसलिए माधुरी का नाम ले रहा हूं। आजकल मैं अलग अलग नाम ले सकता हूं। मैं अभी जो हिट हीरोइंस है उनके भी नाम ले सकता हूं, लेकिन बेचारियों की शादी हो चुकी है, अब नाम क्यों लूं उनके? कुछ चली गई शादी करके। तो शरद पवार की जो बात है, वो कौन कौन यकीन करेगा इनके ऊपर कि इनको कुछ बनना है या इनको कुछ बनाया जाएगा? अरे, मोदी ने आपको गुरु कहा, हाथ पकड़कर चल, मैं राजनीति में आया उंगली पकड़कर, ऐसा कहा, लेकिन आपको उपराष्ट्रपति भी नहीं बनाया। कौन बनाएगा आपको? हाँ, एक बात चर्चा चल रही है कि कुछ लोग सिंगापुर गए हुए थे, सिंगापुर में कुछ छानबीन हुई थी। क्या इस छानबीन में पवार के साथ ही कुछ हाथ में आएगा? ये भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ शरद पवार की पूरे फैमिली पर शिकंजा कसा जा रहा। मतलब अजित पवार का वो जरांडेश्वर वाला मामला सामने आ गया। वो मोहित कंबोज तो अभी रोहित पवार के पीछे ही लगे हुए हैं। उनकी कितनी कंपनियां, उन्होंने ये यहां तक कह डाला कि सोने से लेकर चड्डी तक सारे के सारे स्टार्टअप
रोहित पवार के कंपनी की है। जो रोहित पवार 9 साल जिस कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके पिताजी 6 साल जिस कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उसी कंपनी के सारे स्टार्टअप है। इनको कर्जा बहुत मिलता है अंजू जी। मुझे लगता है अगर आप कोई घर लेना चाहती हो नोएडा में और बैंक के पास जाओगी तो 100-150 कागज तो आपको बैंक मांगेंगे ही मांगेंगे। बिल्कुल। और अब तक मुझे नहीं लगता कि अब तक आप सारा कर्जा नोएडा के फ्लैट का चुका पाई होगी, शायद नहीं चुका पाई होगी। दोनों हाथों से कमा रहे हो, आप भी कमा रहे हैं, पंकज जी भी कमा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए होंगे आप। और दोनों की कमाई दिखाकर भी आपको बैंक बोलती होगी कि नहीं भाई, आपको 50 लाख कर्जा नहीं दे सकते, हम 40 ही दे सकते हैं। लेकिन ये किसी बैंक की तरफ जाते हैं तो बैंक बोलती है भाई चलो ले लो, 150 करोड़ ले लो, 300 करोड़ ले लो। इनकी फैक्ट्री की कीमत होती है 50 करोड़, कर्जा मिलता है 150 करोड़। तो इतना कर्जा इनको मिल जाता है। ये बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होते हैं उनकी, और ये सारे कर्जे ही अभी दुनिया के सामने आ रहे हैं अंजू जी। और शायद इसी के कारण पूरी की पूरी पवार फैमिली प्रॉब्लम में आ सकती है। सिंगापुर वाला मामला अगर सच है तो, अगर सच है तो, क्योंकि मुझे भी इसका कोई हाथ में नहीं मिला है सुराग कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अगर सच है तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें पवार परिवार के सामने आ सकती है। और ये उद्धव ठाकरे आजकल क्या कर रहे हैं वो, मतलब कि आपको अभी मैंने एक जगह खबर पड़ी थी कि उन्होंने किसी महिला को फोन किया, और क्योंकि उस महिला ने 40 विधायक जो शिंदे गुट के साथ चले गए हैं उनकी तस्वीरें अपने घर में लगा रखी, तो कहा था कि उन्होंने 40 विधायकों को 10 रुपए में खरीद लिया। सुने उनसे फोन पर बातें कर रहे थे उद्धव ठाकरे। मैंने एक मराठी में वीडियो किया है अंजू जी, उसका शीर्षक है, मराठी वाला शीर्षक बता देता हूँ, फिर उसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ। गाढवाला उकिरड्याचं स्वप्न पड़तं, मतलब गधे को सपना आता है तो क्या बोलते हैं आपको, कूड़ादान को जैसे बड़ा रहता है उसी का ही सपना आता है, क्योंकि गधा कूड़ेदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है ना। वैसे ना, क्यों? वैसी वैसी सुशील जी, वैसी वैसी कहावत हमारे यहाँ हिमाचल में भी है कि अ, उसका मैं हिमाचली में बोलती हूँ फिर मतलब समझती, हाँ। फुलाड़ रोटी, यानी कि जो भूखा आदमी होता है उसको अगर कोई भी पहेली पूछो तो वो रोटी ही जवाब देता है। गधे को भी सपने आएंगे तो कूड़ेदान के आएंगे। कूड़ेदान के ही आएंगे, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये मैं, मेरे से नहीं मिलता, ये बात कही है वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने कि गधों के सपने में कूड़ेदान ही आता है। अब मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई आदमी बड़ी बात सोचता है ना तो बड़ा ही विचार करता है। अब देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा थी अष्टकोणीय आकार वाली, प्रतिपद चंद्रलेखव्य वर्धित विष्णु वंदिता, जिसपे लिखा है, मतलब प्रतिपदा के चंद्र के जैसे ही हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, जैसे प्रतिपदा का चंद्र पूर्णिमा तक विस्तार होकर चलता है, बड़ा होता है, वैसे ही साम्राज्य का विस्तार हो, इस आशय वाली वो राजमुद्रा है। मोदी ने छत्रपति शिवराय की राजमुद्रा को दे दिया नेवी के ध्वज पर स्थान। अब नेवी पे ही क्यों, पता है आपको? नेवी के ध्वज पर ही छत्रपति शिवराय की राजमुद्रा का स्थान आपका क्यों दिया गया? ये बहुत, मतलब उत्तर भारत के बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि उत्तर भारत में समुद्र नहीं है। आपके पास हिमालय है लेकिन समुद्र नहीं है। समुद्र में, समुद्र मार्ग से क्या क्या संकट आ सकते हैं ये जानने वाला भारत भूमि पर का एकमेव राजा था छत्रपति शिवाजी महाराज, और जिन्होंने 350 साल पहले अपनी खुद की नेवी, इसको आरमार कहा जाता है, उसको खड़ा किया था। उसी चीज को ध्यान रखते हुए मोदी जी ने नेवी का सिंबल ही छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा वाला बना दिया। अब इसे कहते हैं ऊंची ऊंची बात, ऊंची सोच। हमारे यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर क्या किया जाता है? शिव बंधन, शिव वड़ा पाव, शिव भोजन थाली, शिव संवाद, छोटी 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 चीजें शिवाजी महाराज के नाम पर की जाती। अब इतनी छोटी सोच रखने वाले, अरे भाई उद्धव ठाकरे खुद ही तो कहते हैं 50 खोखे देकर मेरे एमएलए को, विधायकों को खरीदा गया। अगर उद्धव ठाकरे की बात मान ली जाए कि एक विधायक की कीमत 50 खोखे है, उद्धव ठाकरे के 40 विधायक चले गए, अब 40 गुना 50 होता कितना है अंजू जी?
2000, 2000। लेट मी करेक्ट प्लीज, जरा करेक्ट कीजिए मुझे, बराबर 2000 ही होता है ना? हम्म, हाँ, या 200? नहीं तो नहीं, इस, 2000 ही होगा। हाँ, हाँ अपना भी गणित न चूके ना, तो हाँ 2000 ही होगा शायद। हाँ, 2000 होगा। हाँ, तो 2000 ही होगा। तो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बीजेपी उड़ा ले गई तुम्हारी, और तुमने और कुछ। आप बैठे हो 10 रुपए के चित्र लेकर। एक कोई औरत कहती है मैंने 10 रुपए में 40 विधायकों को खरीदा है। अरे भाई, तेरी 2000 की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बीजेपी उड़ा ले गई। 2000 करोड़ क्या बहुत प्रॉपर्टी होती है विधायक, मतलब हम्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। 2000 करोड़ जिस प्रॉपर्टी की खुद कीमत आंकते हो आप, वो तो बीजेपी उड़ा ले गई, और आप बैठे हैं 10 रुपए के 40 चित्र लेकर। ये जो उद्धव ठाकरे वाला मामला है ना, वो मुझे बड़ा अचंभित करने वाला लगता है। उद्धव ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए रहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम का पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री स्वीकार करने जा रहे थे, तब उनके कार्यक्रम में जाने की वजह ये गए अपने फायरा जी के पास। झुकेगा नहीं साला बोलने वाली वो औरत, जिसका घर भी अब तक नहीं हुआ था, उनके घर उनको घर दिलाने चले गए। अब दिया है कि नहीं दिया है मुझे पता नहीं, बस देंगे। उन्होंने मांगा था, इन्होंने कहा था कि हाँ हाँ कर देंगे। जो अपने लिए एक मातोश्री बनाते हैं, उसके बाद दूसरी मातोश्री बनाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के मातोश्री की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इन छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए है। यही दिक्कत है उद्धव ठाकरे की। उसी औरत से वो बात करेंगे जो 10 रुपए में 40 विधायकों के चित्र खरीदती है। अंजू जी। यानी कि जो बगावत एकनाथ शिंदे ने की थी उससे अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि संभाजी ब्रिगेड के साथ जो ये साठगांठ कर लिए, इसका भविष्य क्या है? संभाजी ब्रिगेड वाली सांठगांठ तो बड़ी 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 अचंभित करने वाली है अंजू जी, बड़ी अचंभित करने वाली है। आपने वो शायद आपके वीडियो में भी आपने दिखाया होगा कि जब ठाकरे पिक्चर आया था, हम्म, तो ठाकरे पिक्चर को विरोध करने वाली संभाजी ब्रिगेड ही थी। हटा दो के जाता पिक्चर को, नहीं हो रिलीज करने देंगे। दूसरा, शिवसेना भवन पर बाला साहब ठाकरे का चित्र हटाने की मांग करने वाली भी यही संभाजी ब्रिगेड थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तिथि के अनुसार हो, ऐसा बाला साहब कहते थे। शिवसेना आज तक शिव जयंती तिथि के हिसाब से करते आई। उसी को तीव्रतर विरोध करने वाली यही संभाजी ब्रिगेड है। इनके साथ इनकी गांठ क्यों पड़ी, यही पता नहीं चल रहा है। अब ये गांठ सुलझने वाली नहीं है अंजू जी। ये शायद शरद पवार का दांव है, जो संभाजी ब्रिगेड को शिवसेना के हाथों में सौंप दिया और कह दिया कि इन्हें संभालो। अब शिवसेना, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अलायंस करना ही था तो संभाजी ब्रिगेड महाविकास आघाड़ी के साथ कर सकती थी ना। वही। ये क्यों नहीं किया? किया तो शिवसेना के साथ। मतलब शेयर जो जाएगा वो शिवसेना का ही जाएगा ना। कांग्रेस और एनसीपी तो सेफ रह गए अपने बिल्कुल। अपने हिस्सा लेकर। अभी जो घटेगा वो शिवसेना के खाते से ही घटेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे समझे तब ना, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। शरद पवार के भक्ति की पट्टी जो उन्होंने आंख पर बांध ली है, तो शायद उनका यही हाल होने वाला है अंजू जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं सुशील जी की उद्धव ठाकरे वाले गुट को पूरी तरह से खत्म करने का काम शरद पवार ने संभाजी ब्रिगेड के हाथ में सौंप दिया है। जी, वो तो होने ही वाला है। जो शिवसेना का विरोध करते आए हैं आज तक, अभी तक, वही अगर उनके साथ हो लिए तो शिवसेना का अस्तित्व क्या रहेगा, अब क्या रह चुका है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये बताइए कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है? अशोक चव्हाण ने मुलाकात की थी देवेंद्र फडणवीस से, सुना है 10-12 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है वहां पर आ सकते हैं, तो क्या खबर है कांग्रेस के खेमे से? हम्म, वो अक्षय कुमार का एक पिक्चर है देखो, भूत वाला, जिसमें थे वो गाना गाती है वो चुड़ैल आके, वो वाला कौन सा पिक्चर है मुझे वो पता नहीं है। उसमें भूल भुलैया। भूल भुलैया, उसमें रामपाल यादव का एक कैरेक्टर है जो खुद को भूल चुका है मैं कौन हूं, जो पानी देखते ही फुदक करके उड़ी मार कूद देता है। अपने कानों में वो कुछ फूल लगा के रखता अगरबत्तियां है। लगाकर घूमता रहता है। कांग्रेस के खेमे में ये हाल है।
वही भूल भुलैया वाला रामपाल यादव का जो सीन है, याद कर लीजिए आप उसे, वही सीन है कांग्रेस के खेमे में। उनको सदमा इतना लगा है कि क्या भूले क्या याद करे, यही पता नहीं चल रहा है उनको। एक एक करके निकल के जा रहा है, रोज नई खबर आ रही है। कभी अशोक चौहान निकल जाएंगे, कभी कदम निकल जाएंगे, कभी देशमुख निकल जाएंगे, ये खबरें आ रही है। और कांग्रेस का हाल रामपाल यादव जैसा ही है। और वो उनके अध्यक्ष कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान अलग ही बात बता रहे हैं। अब इनको और एक ज्यादा जोर से, जैसे जोर का थप्पड़ दिया था ना बाद में ठीक होने के लिए, अक्षय कुमार ने आखिरी आखिरी में मुझे कुछ कर दीजिए बोला था, और उसको एक जोर से थप्पड़ देता है और ये ठीक हो गया चलो बोल जाता है। वैसे और एक बड़े थप्पड़ की जरूरत कांग्रेस के खेमे में है। आजकल कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है ये खुद कांग्रेस को पता नहीं चल रहा है, हमें क्या पता चलेगा अंजू जी। अच्छा ये बताइए कि अब बीएमसी चुनाव की बिसात तो बिछ गई है, लेकिन तारीखों का ऐलान कब तक होगा? अभी जो आरक्षण वाला मुद्दा है, जिनके साथ अभी नए सिरे से कुछ वार्ड की रचना का मुद्दा है, जैसे ही खत्म हो जाता है, बारिश का मौसम जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है दिवाली के आसपास पटाखे फूटना शुरू हो जाएंगे। और ये मानकर चला जाए कि उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी, कांग्रेस और अब संभाजी ब्रिगेड, ये चारों मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। चलो मान लेते हैं, करने चाहिए उनको, नहीं करेंगे तो बुरे 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 दिन हो गए इनके लिए। करेंगे तो कुछ तो थोड़ा बहुत इनके हाथ में आएगा, सत्ता तो नहीं आएगी लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत हाथ आएगा, ऐसा मान के चलते हैं कि ये चलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इनके साथ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कहां जा रही है कांग्रेस को ही पता नहीं। इनके साथ कैसे तय कर सकती, कांग्रेस कुछ तय ही नहीं कर पाती। और सुशील जी, ये समझाइए कि एक बहुत ही फेवरेट शख्स रहे मेरे और आपके, जिनके बारे में हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, चर्चा ना करें तो बात अधूरी लगती है, संजय संजय राउत की बात कर रही है। संजय राउत। संजय राउत की बात उनका कर क्या हाल है? उनकी तो कस्टडी बढ़ गई और बहुत जल्द बाहर आने के आसार बिल्कुल नहीं है। देखिए कैसे होता है, ऊपर वाले की काठी कैसे आप बिना आवाज करे अपना काम कर जाती। याद होगा आपको, स्वप्ना पाटकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था हम्म। संजय राउत के कारण ही, और वो बराबर 50 दिन के करीब जेल में रही जेल में थी। रही थी। अब ये भी 50 दिन पूरे करने वाले हैं जेल के अंदर, क्योंकि अभी जो उनको नई कस्टडी मिली है 19 तक की, ये हम्म। 19 को उनके 50 दिन पूरे हो जाएंगे। मतलब ये तो होगा ही। लेकिन ये एक बुरी बात मुझे अंजू जी बहुत बुरी लगती है, सहानुभूति है मुझे उसकी। मीडिया उनके बारे में कुछ नहीं दिखा रहा है, यहां तक मीडिया कि क्या, खबर भी नहीं दिखा रहा है कि संजय राउत की कस्टडी बढ़ गई। सुशील जी, शायद वो बेचारे का दुख हल्का करना चाहते होंगे। लेकिन हाँ पूछिए। सुशील जी, मीडिया क्या, आप याद कीजिए, ये जो मॉनसून सेशन हुआ था महाराष्ट्र सरकार का, वहां पर भी तो किसी ने उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की, कहीं कोई सवाल नहीं उठा, कहीं कोई बात नहीं उठा। जरूरत खत्म हो गई है जी, जरूरत खत्म हो गई उसकी, इसीलिए शायद ऐसी बात कर। अभी शिवसेना को न संजय राउत की जरूरत है, न उद्धव ठाकरे को संजय राउत की जरूरत है। उन्हें अलग अलग संजय राउत मिल रहे हैं। शायद सामना भी नए कार्यकारी संपादक का चयन कर चुका है, क्योंकि लोकमत के जो संपादक है संजय आउटे, पुणे में काम करते हैं, वो आजकल बड़े ही गुण गाने लगे हैं ठाकरे परिवार के। तो शायद वो भी सामना के कार्यकारी संपादक बन सकते हैं जी। लेकिन संजय राउत तो शरद पवार के आदमी थे, और शरद पवार भी उनके बारे में एक सवाल नहीं उठाते हैं आजकल। कोई भी बात नहीं कर रहा है अंजू जी, कोई भी। आजकल हमारी बात भी कम हो गई है। देखिए ना, संजय राउत का आज आपने मुद्दा निकाला है, मैंने भी कम से कम इस 2 महीने में 1-2 वीडियो हुए होंगे संजय राउत के बारे में। हम भी लोग तो उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं ना, वैसे मीडिया नहीं, भी कर रही है, शरद पवार भी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। अब मुझे जरा सहानुभूति नजर आ रही है उनके में। चलो अब क्या बात करना उनके ऊपर अंजू जी, छोड़ दीजिए बेचारे को, इतना क्यों। चलिए, उन पर बात हम करते रहेंगे, हम उन्हें निराश कभी नहीं करेंगे। जब भी ईडी कोई नए तथ्य पेश करेगी अदालत में तो हम उनके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में अमित शाह के दौरे के बाद मची हुई है, उस पर जो विस्तार से जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जल्द बीएमसी चुनाव का ऐलान होगा तो फिर हम एक नए सिरे से और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने फिलहाल जो विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर जब जानकारी शेयर की है मेरे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। नमस्कार। थैंक यू अंजू जी। मौर्य। हो गया।